हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल कुलदीप मैथमेटिक्स पॉइंट में। प्रिय छात्रों, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर हाई स्कूल की मैथ को पढ़ाना स्टार्ट किया है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते अभी स्कूल और कोचिंग ओपन नहीं हुए हैं, जिस कारण कुछ बच्चों को हाई स्कूल की मैथ पढ़ने में दिक्कत आ रही है और उन बच्चों को भी दिक्कत आ रही है जो मुझसे पिछले साल अपने कोचिंग पढ़ते थे। इस कारण मैंने सोचा क्यों ना एक यूट्यूब चैनल बनाया जाए और उस पर वीडियो को अपलोड किया जाए, जिस कारण सभी बच्चे हाई स्कूल की मैथ को समझ सकें और अपनी मैथ को इम्प्रूव कर सकें। क्योंकि एग्ज़ाम तो सरकार द्वारा निर्देश आए हैं कि एग्ज़ाम तो फरवरी मार्च में होने ही है, लेकिन सरकार ने कुछ कोर्स कम कर दिया है 30%, वो अपने लोगों को नहीं पढ़ना है। तो बच्चों, आज मेरी ये पहली वीडियो है हाई स्कूल की मैथ की। आप यकीन करना, मैं आपको बिल्कुल अच्छा पढ़ाऊँगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। जो समझ में नहीं आए वो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा मेरी तरफ से कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए, कोई दिक्कत ना आए। ठीक है बच्चों, बस आपको क्या करना है, वीडियो देखनी है अच्छे से, बार बार रिपीट करनी है, जो मैं बोलूँ उसे नोट करना है, समझना है अच्छे से। कुछ ना आए तो मुझे पूछना है, अगली वीडियो में उसको आपकी क्वेरी जो भी होंगी उसको आपको बताऊँगा। ठीक है बच्चों, तो आज ये मेरी पहली वीडियो बच्चों। ठीक है, ठीक। तो बच्चों, पहला हाई स्कूल का मैं आपको ये 2 किताबें पढ़ाऊँगा, ये दोनों चैप्टर। इसके ये पहली किताब है मनोहर रे की, डॉक्टर मनोहर रे की। ये 2020 की है शायद, डॉक्टर मनोहर रे की, 19 की है, डॉक्टर मनोहर रे की है। और ये जो है हाई स्कूल की राजीव प्रकाशन की एनसीईआरटी की, ये भी एनसीईआरटी की है मनोहर रे वाली, और ये भी एनसीईआरटी की, ये भी मनोहर। इन दोनों किताबों से मिक्स क्वेश्चन करके कराऊंगा कि आपका जो है पेपर अच्छे से अच्छे पूरा पेपर आपका मतलब फंस चुके हैं। मैं पिछले कुछ सालों से पढ़ा रहा हूँ कि मैंने देखा है कि बच्चों का पूरा पेपर फंस जाता है। जो मैं कराता हूँ बच्चों, मैं मतलब प्रीवियस से पेपर को देखते ही पेपर कराता हूँ, जैसे कि बच्चों का कुछ भी छूटे ना। जो मैं करा रहा हूँ वो आपको पढ़ना है, जो क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगा वो आपको करना है। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपका पेपर में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं जो आपको आता ना हो। ठीक है बच्चों, तो जो पहला चैप्टर है अपने हाई स्कूल की मैथ में, पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, जो मैंने ऊपर लिख रखा है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इसी की मुझे आपको बेसिक नॉलेज देनी है कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं, किन संख्याओं से मिलकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं। इसी के बारे में मुझे आपको नॉलेज देनी है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक, तो बच्चों, वास्तविक संख्याएं समझने से पहले हम लोगों को प्राकृतिक संख्याएं जाननी है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। सबसे पहले आता है, मतलब वास्तविक संख्या से पहले भी कुछ संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्या से पहले भी कुछ संख्याएं होती है, जैसे कि प्राकृतिक संख्या। तो नंबर 1 में टॉपिक डालता हूं प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है बच्चों, तो आप समझो प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। जैसे मैंने कहा 1, 2, 3, 1.5, 2.5, मतलब 2.5, 6.3, ये सभी अपनी क्या होती हैं, प्राकृतिक, जिसे हम गिन सकें, जिससे हम किसी चीज़ को गिनते हैं। 1.5 रुपया, 2.5 रुपया, या 1 रुपया, या वो 5 पेड़ है, ये 6 पेड़ है, ये 10 पेड़ है, ये सभी अपनी क्या है, नेचुरल नंबर। एक हम इंग्लिश में कह सकते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या। एग्जाम्पल आप ये नोट कर सकते हैं, मतलब आप लिख खुद सकते हैं इसकी परिभाषा कि प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, आसानी गिन सकते हैं, या हम गिनती के लिए उनका उपयोग करते हैं। जैसे 2000 रुपये हैं, 5000 रुपये हैं, जो भी है, 1000 रुपये हैं, 500 रुपये हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 3.5, 6.5, 7.5, ये सभी क्या है अपनी, लेकिन ये सभी अपनी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। लेकिन इसमें इनफाइनाइट नहीं होता है, इनफाइनाइट नहीं होगा। जो इनफाइनाइट मतलब ये आप नहीं कहते अनंत तक संख्याएं जो होती हैं सभी प्राकृतिक संख्या, ये नहीं कह सकते, मतलब उनकी गिनती हो, गिनती आप समझ रहे हैं ना बात के लिए, कि अनंत जो होता है, अनंत ये नहीं कहते, असंख्य अनंत तक जो होती है सभी प्राकृतिक संख्या, ये नहीं कह सकते, उनका कोई ना कोई वैल्यू जरूरी है, यानी उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, ये अपना पहला टॉपिक हुआ, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया हो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे समझ रहे हो ना, जैसे नॉर्मल गिनती में जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उसे प्राकृतिक संख्याएं, ये आप नोट भी कर सकते हैं। नंबर 2 आता है पूर्ण संख्याएं, नंबर 2 आता है पूर्ण संख्याएं, नंबर 2 आता है पूर्ण संख्याएं। मैं अपनी इसमें स्लाइड डाल लूँ अभी, 1 मिनट। नंबर 2 में बच्चों आता है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण
पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है, ध्यान से समझना, केवल प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को ऐड कर दो। केवल प्राकृतिक संख्या में किसको ऐड कर दो, जीरो को ऐड कर दो, यानी कि प्राकृतिक संख्या में केवल जीरो को जोड़ लो। प्राकृतिक संख्या में केवल जीरो को जोड़ दो, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। केवल पूर्ण संख्या में उसमें क्या जोड़ दो, प्राकृतिक संख्या में जीरो को जोड़ दो, तो हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसमें भी अनंत नहीं होता है, ठीक है। केवल प्राकृतिक संख्या जो होती हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं, केवल आपको जीरो ऐड करना होता है। आज अगर आपसे कई क्वेश्चन पूछा है क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, आप कहोगे हाँ। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, आप कहोगे नहीं, ठीक है बच्चों। पूर्ण संख्याओं के बाद आता है धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं। बच्चों आपने 8वें में पढ़ा होगा, ये संख्या रेखा पर दर्शाइए सवाल आते थे। संख्या कि 5/4, 3/4, -3/5, -6/4 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो बीच में क्या होता था, जीरो होता था। इधर से प्लस की होती थी, +1, +2, +3, +4, +5। इधर क्या होता था, माइनस का -1, -2, -3, -4, -5, -6। यहाँ सब माइनस की संख्या होती थी और यहाँ सब प्लस की संख्या होती थी। ये सवाल आते थे। तो बच्चों ये जो प्लस की साइड होती है, इन सभी संख्याओं को बोलते हैं धनात्मक संख्याएं। क्या बोलते हैं, धनात्मक संख्याएं। और ये जो होती हैं, ये सभी संख्या, इन्हें बोलते हैं ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है। इन्हें बोलते हैं जो +1, +2, +3 पॉजिटिव नंबर और इसे नेगेटिव नंबर, ठीक है। ये धनात्मक संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या। तो आप धनात्मक संख्या नंबर 3 पे आता है धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्या में आती, धनात्मक संख्या होता है क्या, ये जीरो ऐड नहीं होता है इसमें, जीरो, ठीक है, जीरो अलग होता है। जीरो केवल पूर्ण संख्याओं के में होता है जीरो। पूछा जाए जीरो क्या पूर्ण संख्या है, आप कहोगे हाँ। जीरो एक प्राकृतिक संख्या है, आप कहोगे नहीं, ठीक। +1, +2, +3 ये सभी क्या हैं, धनात्मक संख्याएं हैं। ऐसे पूछा जाए आपसे ऋणात्मक संख्याएं, क्या पूछा जाए, ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं। तो आप क्या लिखोगे, -1, -2, -3, ऐसे आगे लिखते चले जाओगे, ठीक है। पूछा जाए -2 ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, तो आप क्या कहोगे, ऋणात्मक संख्या। -2 क्या है, एक ऋणात्मक संख्या है। ये 4 टॉपिक हो गए, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं क्या क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या मैंने आपको बताया क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, आप कहोगे हाँ। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं, आंसर देना है नहीं, ठीक है। धनात्मक संख्या क्या होती हैं, ये भी समझ में आ गया। ऋणात्मक संख्या क्या होती है, ये भी समझ में आ गया। अच्छा, पूर्णांक नंबर 5 पे आता है बच्चों टॉपिक पूर्णांक। क्या आता है, पूर्णांक, इंटीजर। क्या आता है, इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है। तो बच्चों देखो, एक सिंपल डेफिनेशन समझो। जो पूर्णांक जो होता है इंटीजर, उसमें प्राकृतिक संख्याएं भी आती हैं, पूर्ण संख्याएं भी आती हैं, धनात्मक संख्याएं भी आती हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं। मैं केवल यहाँ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप अपनी लैंग्वेज में ऐसी परिभाषा लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको अपनी लैंग्वेज भाषा में आप हेडिंग बना के आराम से नोट करके आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। कॉपी अपना आप अपनी एक फेयर कॉपी बना सकते हैं, ठीक है। पूर्णांक में प्राकृतिक संख्याएं भी आती हैं, पूर्ण संख्याएं भी आती हैं, धनात्मक संख्याएं भी आती हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं। जैसे एग्जाम्पल की लिख लो, -5, -4, -3, -2, -1 और 0। फिर 1, 2, 3, 4, 5 एंड so on। आगे चलते जाओ। सभी क्या होते हैं, पूर्णांक। क्या पूछा जाएगा कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं क्या, आप कहोगे यस, हाँ। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, हाँ। तो समझ रहे हो आपकी कैसे जवाब देना है। कभी हो जाता है बहुविकल्पी में पूछा जाए या आपसे ट्रू फॉल्स में पूछे। ट्रू फॉल्स तो अपने 10th में आते नहीं हैं, लेकिन कभी कोई पूछ लेता है तो अलग बात। नंबर 6 पे बच्चों आता है अभाज्य संख्याएं। दिखाई दिख रहा हो ना पूरा। नंबर 6 पे आती हैं अभाज्य संख्याएं। नंबर 6 पे आती हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये आता है नंबर 6 पे। ये बच्चों वास्तविक संख्या से पहले ये बेसिक नॉलेज है जो आपको होनी बहुत जरूरी है कि आपसे कोई पूछ ले, बच्चों बताइए ऋणात्मक संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। वास्तविक संख्या पहले ये आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए। हो सकता है कि आप में से किन्हीं बच्चों को ये बात पता हो
लेकिन मैंने इसलिए बना दी कि सभी बच्चों को ये बात पता चले कि पूर्णांक क्या होता है, सभी संख्याओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अभाज्य संख्या बच्चों क्या होती हैं, मैं बोल के बता रहा हूँ अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, इंग्लिश में समझ रहे हो ना, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्याएं भय संख्याएं होती हैं, आप हिंदी में समझ सकते हैं। अभाज्य संख्याएं भय संख्याएं होती हैं जो केवल अपने पहाड़े में आए, यानी कि अपने पहाड़े में आए या एक के पहाड़े में आए, या जो खुद से कटें या एक से कटें। अभाज्य संख्याएं भय संख्याएं होती हैं जो खुद से कटें या एक से कटें, या खुद के पहाड़े में आए या एक के पहाड़े में आए, वो सभी क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे बच्चों जैसे आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, 2, 3, 5, 7। आप देखो दो देखो एक के में भी आता है, 1 दूनी 2, 2 एक के में आता है, 2 एकम 2, तो 2 क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। मतलब अपने पहाड़े में आना चाहिए और एक के पहाड़े में आना चाहिए, उसके अलावा किसी और के पहाड़े में नहीं आना चाहिए, तो अभाज्य संख्या होगी। मैंने 3, 1 तियां 3 और 3 एकम 3, ये क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। मैंने कहा 5, 1 पंजे 5, 5 एकम 5। मैंने कहा 7, 7 एकम 7, 1 सत्ते 7, ये सभी क्या हो गया। मैंने कहा 9, बताओ बच्चों 9 अभाज्य संख्या है या नहीं है। देखो 9 एक के पहाड़े में आता है, 1 नीमा 9, 9 एकम 9 आता है। क्या ये देखो 3 के पहाड़े में भी आता है, 3 तियां 9, तो ये क्या होगी, अभाज्य संख्या नहीं होती, यानी कि 9 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। मैंने पूछा आपसे 11 की अभाज्य संख्या है क्या, तो आप कहोगे 11 है। क्यों, क्योंकि 11 जो है एक के पहाड़े में आता है, एक के पहाड़े में तो सभी संख्याएं आती हैं, लेकिन ये आपको देखना है कि वो अपने पहाड़े के अलावा किसी और के पहाड़े में तो नहीं आती है। अगर किसी और के पहाड़े में आती है तो वह संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी बच्चों। बस आपको केवल ये बात देखनी है, वो खुद के पहाड़े में तो आ रही होगी। मैंने पूछा 15, तो आप इसमें ये चेक मत करो कि ये एक के में आ रही है या खुद के। आप देखो 5 या 15, ये हो गया, ये अभाज्य संख्या नहीं है, सिंपल सी बात है। मैंने कहा 10, तो आप कहोगे 5 दूनी 10 होता है, ये नहीं होती है। आपको ये देखना है, आपको ये बात देखनी है कि ये संख्या जो मैंने लिखी है या किसी ने पूछी है, ये संख्या किसी और के पहाड़े में तो नहीं आती है। अगर वो संख्या किसी और के, एक को छोड़कर अगर वो संख्या किसी और के पहाड़े में आई तो अभाज्य संख्या नहीं होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है बच्चों, समझ गए होगे आप अभाज्य संख्या क्या होती है। मैंने एग्जाम्पल, आप अपनी भाषा में रोक के वीडियो को आप अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में इस हेडिंग को मेरे जो मैं बोल रहा हूँ आप उसे लिख भी सकते हैं अपनी, जो आपको समझ में आए। इसकी डेफिनेशन लिखने को पेपर में नहीं आती। मेरी छात्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपको अभाज्य संख्या समझ में आया होगा। ठीक है, कि अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जो खुद के पहाड़े में आए और एक के पहाड़े में आए। लेकिन बच्चों, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि बताइए कि एक अभाज्य संख्या है या नहीं, एक अभाज्य संख्या है या नहीं, तो आप क्या जवाब दोगे। तो आप देखोगे कि भैया एक तो एक के पहाड़े में आ रहा है, खुद के में भी आ रहा है और एक के में भी आ रहा है। लेकिन बच्चों, एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, ये ध्यान से देखिए। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 जो है अभाज्य संख्या है, तो 2 देखो एक के पहाड़े में आता है, 2 जो है एक के पहाड़े में आता है और 2 के पहाड़े में आता है। इसके फैक्टर कितने हुए, 2 हुए। मैंने आपसे कहा 11 के पहाड़े में आता है और 1 के पहाड़े में आता है। इसके गुणनखंड कितने हुए, 2। ये ऐसी आप और भी अभाज्य संख्या लेके 13 लेके देखिए, 13 के पहाड़े में आता है और 1 के पहाड़े में आता है। इसके गुणनखंड कितने हुए, 2। क्या 1 के गुणनखंड क्या 2 हो रहे हैं क्या, 1 को केवल 1 ही के पहाड़े में आ रहा है, क्या इसके 2 फैक्टर हो रहे हैं क्या, नहीं। इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। तो बच्चों, अभाज्य संख्या होने के लिए ये भी बात बहुत ज़रूरी है कि किसी भी संख्या के 2 ही फैक्टर होने चाहिए, यानी कि उनके केवल 2 ही गुणनखंड होने चाहिए। अगर 2 के अलावा 3 गुणनखंड हुए तो वह अभाज्य संख्या नहीं है, या उसका 1 गुणनखंड हुआ तो वह अभाज्य संख्या नहीं है। तो आप बता सकते हैं किसी के लिए कि एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है। इस बात को आप, अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बिल्कुल उसकी फुल नॉलेज दे पाएंगे कि एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा अच्छे से कि एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है। तो इसके बाद आता है कंपोजिट नंबर, मतलब हिंदी में बोलते हैं संयुक्त संख्या। क्या बोलते हैं, संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या क्या होती हैं।
संयुक्त संख्या मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, फिर आप नोट भी कर सकते हैं। तो वह संख्या संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं या वे संख्याएं संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो। वे संख्याएं संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं जिन संख्याओं के 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है, आप नोट कर लेना इसकी परिभाषा से। अगर आपसे कोई पूछेगा संयुक्त संख्या किसे कहते हैं, तो आप बताओगे संयुक्त संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिन संख्याओं के 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उन संख्याओं को संयुक्त संख्या कहते हैं। ठीक है, ठीक। एग्जाम्पल की तरफ से मैं ले सकता हूँ 4, 6, 8, 10। ठीक, आगे और आगे चलते रहोगे 12, 14, बहुत ऐसे आगे चलते रहे। तो आपसे अगर कोई डायरेक्टली पूछेगा बताइए 16, चलो पहले मैं आपको ये सिखा के दिखाता हूँ। आप 4 को देखिए, 4 देखो एक के टेबल में आएगा, 2 के में आएगा, 4 के कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए। 3 तो मिनिमम होने ही होने चाहिए, कम से कम 3 उसके गुणनखंड तो बने ही बने। 3 से ज़्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 से अगर कम होंगे तो प्रॉब्लम है। अगर 3 होंगे तो संयुक्त संख्या होगी, 3 से ज़्यादा अगर होंगे तो भी होगी, 3 से कम होंगे तो संयुक्त संख्या नहीं होगी। तो आवाज संख्या में पहुँच जाएगी, तो पता ही चुका हूँ। आप 6 को देखो, 6 को आप देखो 1 के में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के पहाड़े में आता है और 6 के पहाड़े में 4 फैक्टर हो गए। तो 6 अपनी क्या है, संयुक्त संख्या है। अब आपसे कोई डायरेक्टली पूछ ले, बहुविकल्पीय में आ जाता है, क्या 15 संयुक्त संख्या है या नहीं, क्या 15 संयुक्त संख्या है या नहीं। आप क्या यस या नो में आपको जवाब देने के लिए आ जाए, या कोई आपसे वैसे ही पूछ ले आपकी नॉलेज जानकारी के लिए कि बताइए बच्चे कि ये जो 15 है संयुक्त संख्या है, तो आपको सिंपल देखना होगा कि क्या 3 से ज़्यादा पहाड़े में आ रहा है, नहीं आ रहा। आपको ये देखना होगा 1 के में आता है, 3 के में आता है, 5 के में आता है। आप कह देना हाँ भैया 15 के, आप देखिए 3 आ गए तो आप कह दो 15 एक संयुक्त संख्या है। ठीक है, आपको समझ में आया कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, ये भी समझ में आया होगा, आप नोट कर। लेकिन ये सब आपको नोट कर, आपका चैप्टर वास्तविक संख्या है, लेकिन आपको वास्तविक संख्या चैप्टर से पहले ये नॉलेज होनी चाहिए। ये 8वीं में आइए, 9th में आइए, बहुत बेसिक नॉलेज होती है। ये कभी कभी पेपर में पूछ सकते हैं आपसे, लेकिन परिभाषा लिखने को नहीं आई, लेकिन डायरेक्टली पूछ सकते हैं यहाँ पे बहुविकल्पीय क्वेश्चन में। ठीक है, इसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, आपकी बेसिक नॉलेज के लिए होनी बहुत जरूरी है, वैसे चाहे पेपर में। ठीक है, बेसिक नॉलेज के लिए ये जानकारी होनी बहुत जरूरी है। ये टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सब पढ़ने जरूरी है बहुत, हाई स्कूल के अगर आप छात्र हैं तो। उसके बाद बच्चों बात करते हैं सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं, ठीक, सहभाज्य संख्याएं नंबर 8 पे आता है सहअभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या, ठीक है, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या क्या होती है ये देखो ध्यान से। ठीक है, हिंदी में बोल के दिखा रहा हूं। तो सहभाज्य संख्याएं आप लिखना, ठीक है, अगर आप नोट करना चाहें तो लिखना। सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 संख्याएं हों लेकिन वो किसी एक के टेबल में ना आ रही हों। सहभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं, वे संख्या होती है जो किसी एक के टेबल में ना हो, जो किसी एक के पहाड़े में ना हो। जैसे मैंने बोल दिया 23, और ये फैक्टर आते हैं पढ़ने के लिए 23 और 21। तो आप देखो 23 के पहाड़े में आता है और 1 के पहाड़े में आता है 21, 7 के पहाड़े में आता है, 3 के में आता है, 21 के में आता है, 1 के में आता है। तो ये सहभाज्य है या नहीं? हाँ है, क्योंकि 23 और 21 किसी एक के पहाड़े में नहीं आते हैं। ठीक है, 23 और 21 किसी एक के पहाड़े में नहीं आते हैं, इसलिए ये जो जोड़ा जो है ये सहभाज्य संख्या का जोड़ा है। आपसे डायरेक्ट बहुविकल्पी में पूछा जाएगा, आपको 4 जोड़े बना के दिए जाएंगे और ये पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा सहभाज्य संख्या का जोड़ा है। तो आपको देखना होगा कि इन जोड़ों में से ऐसा कौन सा जोड़ा है जो किसी एक के टेबल में नहीं आ रहा है। जैसे मैंने आपको बोल दिया 2 और 6, छोटा सा लेके दिखा देना है आपको, 2 और 6। तो आप देखोगे 2 जो है 2 के पहाड़े में आता है और 6 भी 2 के पहाड़े में आता है। तो ये क्या सहभाज्य जोड़ा है? तो आपको जवाब उत्तर देना होगा नहीं। ठीक है, मैंने आपको बोल दिया, मतलब क्या मतलब पहाड़े में या कट जाए, मैंने आपको बोल दिया 51 और 17। तो आप देखो क्या होगा, 17 एकम 17, 17 3 51, ये दोनों एक ही टेबल से कट रहे हैं, तो ये भी सहभाज्य का जोड़ा नहीं है। मैंने आपको बोल दिया 5 और 9, 5 और 9, तो आपको देखना होगा 5 के पहाड़े में आता है और 1 के पहाड़े में आता है। क्या है कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें ये दोनों संख्याएं आती हों?
क्या कोई ऐसा पहाड़ है जिसमें ये दोनों संख्याएं आती हों? तो आप देखोगे नहीं, ऐसा कोई पहाड़ नहीं जिसमें 5 भी आते हो, 9 भी आते हों। तो आपको कहना होगा 5 और 9 का जो जोड़ा है वो सहभाज्य जोड़ा है। ठीक है, एक समझ में आया होगा ना? अपनी लैंग्वेज में लिख लेना आके आपको समझ में आया आगे जाके। ठीक ठीक। इसके बाद बच्चों बात करते हैं इवन नंबर, सम संख्या। ऊपर में डाल देता है, ठीक है, ऊपर का में डाल देते हैं इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर, सम संख्या। नंबर 8, नंबर 9, सम संख्या। ठीक है, इंग्लिश में लिख लेना इवन नंबर, इवन नंबर कहते हैं वैसे हिंदी, इवन नंबर। ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में लिख लेना इवन नंबर, वैसे ज़रूरत नहीं, इवन नंबर। ठीक है, पता होना चाहिए। ठीक, तो इवन नंबर सब जानते होंगे, मैं बोल के दे रहा हूँ। बे संख्याएं सम संख्याएं होती हैं, बे संख्याएं सम संख्याएं होती हैं जो दो के टेबल से कट जाएं, यानी कि 2 के पहाड़े से कट जाएं, या उनका गुणनखंड 2 हो। समझ रहे हो ना? भय संख्याएं बे संख्याएं इवन मतलब बे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं जो संख्याएं 2 के टेबल से कट जाएं। ठीक है, 2 के टेबल से कट। मैंने बोला 16, जैसे एग्जाम्पल में आपको लिखा दे रहा हूँ, एग्जाम्पल में आप लिख लोगे, एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, ये सभी क्या है? सम संख्याएं हैं। 2, 4, 6, 8, 10। देखो ये भी 2 से कट जाए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। ठीक है, अब कहने मतलब आप कहो भैया ऐसे कोई बड़ी संख्या लिख के दे दे, 5, 4, 6, 7, 3, 0, 5,054 कितना है? 5,46,730 लिखा हुआ है। क्या ये क्या सम संख्या है? तो आप इतनी बड़ी संख्या, ये तो है नहीं, 2 के टेबल से काट के देखोगे तो बताओगे उनके लिए कि हाँ ये है सम संख्या। इतना बड़ा तो नहीं करना होगा। तो आपको ध्यान रखना है जिन संख्याओं का अंतिम अंक, जिन संख्याओं का अंतिम अंक, अगर बड़ी संख्या है तो अंतिम अंक क्या ना हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो सब क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। तो आपने देखा इसका अंतिम अंक क्या है? 0 है, तो ये संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। तो आप डायरेक्टली किसी को बता सकते हैं जिन संख्याओं का अंतिम अंक क्या है? 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, वे सभी संख्या क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। बस अगर छोटी संख्या है तो आप डायरेक्टली कह देंगे 2 के पहाड़े से कटेगी नहीं। मैंने कहा 32, अंतिम अंक 2 आ गया, सम संख्या हो गई। मैंने कहा 63 अंतिम अंक 3 है, 3 इसमें नहीं है, तो ये क्या हो गई? सम संख्या नहीं है। आप डायरेक्टली बता सकते हैं। ठीक, नंबर 10 की बच्चों बात करते हैं विषम संख्या। किसी बात करते हैं विषम संख्या, ऑड नंबर। ठीक है, ऑड इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। एग्जाम्पल ले रहा हूं, फिर मैं बोल बताता हूँ क्या होता है। एग्जाम्पल में लिखो 1, 3, 5, आपको 2 जोड़ते जाना है, 7, 9, 11, ऐसे आपको 2 जोड़ते चले जाना है। ठीक है, पता सुनो। तो बे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं जो संख्याएं 2 के पहाड़े से नहीं कटे, यानी कि जिनका गुणनखंड 2 ना हो। बे संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्याएं कहलाती हैं। अगर बड़ी संख्याएं आए तो आप उसके लिए याद कर सकते हैं जिन संख्याओं का अंतिम अंक क्या हो? 1, 3, 5, 7, 9 हो। जिन संख्याओं 9 हो, जिन संख्याओं का अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब आपसे बड़ी सी बड़ी कोई संख्या पूछ ले कि 5, 3, 2, 4, ऐसी बहुत बड़ी संख्या कोई पूछ ले, अगर आपको केवल उसका अंतिम अंक देखना है, अगर अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई है तो बस संख्या क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी या ऑड नंबर कहलाएगी। सम संख्याओं के लिए लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए और विषम संख्या के लिए लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 होना आवश्यक है। तो बस संख्या अगर बड़ी से बड़ी संख्या आपसे पूछी जाए तो आप इसका देख के आप इसको याद कर लेना, अपने दिमाग में ये बात बैठा लेना कि जिन संख्याओं का अंतिम अंक ये होगा वो क्या कहलाएगी? विषम संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, ठीक।
थोड़ा और मिटा देते हैं। इसके बाद बच्चों बात करें दशमलव संख्याएं। क्या बात करते हैं? दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं, ठीक। क्या कहते हैं? दशमलव संख्याएं। तो दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी देखो, ठीक है। दशमलव संख्याएं क्या होती हैं? शांत संख्या, ठीक है, और एक अशांत संख्या। क्या होती हैं? अशांत संख्या। एक क्या होती है? शांत संख्या, और एक क्या होती है? अशांत संख्या। शांत संख्या क्या होती है? शांत संख्या क्या होती है? ठीक है, जैसे 0.2, 0.3, 1.5 हैं, 6.2, 5.4, ये सभी क्या होती हैं? दशमलव संख्या होती है, जिनका बिल्कुल इक्वल वैल्यू पता हो। 6.2, 5.4, 0.3, 1.5, ये वो इक्वल वैल्यू पता हो। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि बताइए 5/2 शांत संख्या है या नहीं, तो आप क्या करोगे? 2 से 5 को भाग करोगे, 2 दूनी 4, 5 में 4 गया, 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंजे 10। देखो इक्वल वैल्यू इसकी क्या आई? इसकी वैल्यू क्या आई? 2/2.5। तो ये शांत संख्या है क्या? आप कहोगे हाँ, 5/2 शांत संख्या है। तो आप इसको करके देखना 3/2 शांत संख्या है या नहीं, ठीक है। ये क्या होती है? जिसकी बिल्कुल इक्वल वैल्यू पता हो, ठीक है। वो आगे वाले ये नहीं कि जैसे मैंने कह दिया एक संख्या लेके देख लो, मैंने कह दिया 5/3, 5/3, ठीक है। एक तो 5/3 को देखो, 3, 3 एकम 3, 5 में 3 गए, 2 पॉइंट लगाया, 0 लाया, 3 छक 18, फिर 2 बचे, पॉइंट लाया, 0 लाया, 3 छक 18। देखो बार बार वही आता जा रहा है। तो ये क्या शांत संख्या है? तो आप कहोगे ये शांत संख्या नहीं है। आपको काट कर देखना होगा कि ये पूरी कट जाए तो शांत संख्या है, और पूरी नेगेटिव तो शांत संख्या नहीं है। इसका एक छोटी विधि होती है जानके, वो मैं बताऊंगा आपको लिए, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों अशांत संख्या। अशांत संख्या क्या होती है? अशांत संख्या, अशांत संख्या यहाँ से आप समझ गए होगे, जो पूरी ना कटे वो अशांत संख्या होगी। जैसे ये पूरी नहीं कटी, ये क्या होगी? अशांत संख्या होगी। जो पूरी कट जाए, जैसे आपको या तो बटे में संख्या दी जाएगी 5/2, बताइए शांत संख्या अशांत संख्या, या तो आप डायरेक्टली ऐसे पूछा जाएगा बताइए शांत। अगर पूरा नंबर लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि ये शांत संख्या है, या आप काट के देख लीजिए। अब जो कटी ना पूरी वो क्या होगी? अशांत संख्या होगी। तो अशांत संख्या आप डेफिनेशन समझ सकते हैं, ठीक है। क्या होगी? 5/3 क्या हो गई? शांत संख्या हो गई। 5/3 क्या हो गई? शांत हो गई। 5/6 क्या हो गई? शांत हो गई। 5/6 क्या हो गई? शांत। तो आप देखना चाहिए कटेगी नहीं पूरी। 5/6 देखो काट के, 5 से 6 काटो, नहीं 5/6 है ना, तो 6 से 5 को काटना पड़ेगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाना पड़ेगा। 6 48 करोगे, बचेंगे 2, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा लोगे, 6 18, बचेंगे 2, पॉइंट लगाया 0। आप देखो बार बार वही आता रहा है। तो ये क्या हो गया? अशांत संख्या हो गई। जो पूरी कटे ना, पता नहीं कितनी आगे तक जाएगी, वो क्या होती है? शांत संख्या। अशांत संख्या होती है। जो पूरी कट जाए वो शांत संख्या होती है। सिंपल सी बात है। लेकिन बच्चों अशांत में भी 2 तरीके की संख्या होती हैं। ये डीपली अगर आप पढ़ोगे, डीपली पता होना चाहिए। देखो इंटेलिजेंट बच्चे की यही से पहचान होती है कि आप उसको डीपली कितना पता है। ऊपर के क्वेश्चन तो सभी बच्चे कर लेते हैं। ऊपर क्वेश्चन करने से नहीं होता कि आपको अंदर की गहराई, उसकी थ्योरी, उस चैप्टर के बारे की थ्योरी की आपको कितनी पता है। ये बात बहुत डिपेंड करती है। आपसे ऐसे कोई आपको सवाल सब आते हैं, आपसे कोई बोलिए बताइए शांत संख्या क्या होती है, या आप उसके बारे में बताइए, शांत संख्या के बारे में बोल के बताइए कि शांत संख्या क्या होती है। तो आप उसे डेफिनेशन ना दे पाओ, आप उसे बता दो कि ये होती है। ऐसे नहीं, आप उसको पूरी नॉलेज दे पाओगे शांत संख्या क्या होती है, अशांत संख्या क्या होती है। जो समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ। अशांत संख्या भी 2 तरीके की होती हैं, आवर्ती संख्या और अनावर्ती संख्या। अनावर्ती संख्या, ठीक है बच्चों। शांत संख्या भी 2 तरीके की होती हैं, आवर्ती संख्या और अनावर्ती संख्या, ठीक। शांत संख्या की 2 समझ रहे हो ना, दशमलव संख्या होती है, उनके 2 पार्ट होते हैं, शांत संख्या, अशांत संख्या। शांत संख्या आप समझ गए क्या होती है, अशांत संख्या आप समझ गए क्या होती है। नहीं समझ रहे हो, पीछे बैक करके जो मैं बोल रहा हूँ उसे फिर से देख लीजिए, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा,
ठीक है। हो सकता है एक बार में ना आ रहा हो तो फिर से बैक करके दीजिए, अगर फिर भी ना आए तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं फिर से आपको दोबारा बताऊँगा, ठीक है। आवर्ती संख्या अनावर्ती संख्या होती है। आवर्ती मतलब होता है बच्चों, जैसे देखो आपने इसे देखा, आपने देखा 6 8 48, इसकी आवर्ती बार बार हो रही है। देखो फिर से 6 3 18 आ जाएगा, फिर से आवर्ती हो रही है। इस देखो फिर 2 बचेंगे, फिर तो ये बार बार इसकी आवर्ती हो रही है, हो रही है ना, और इसकी आवर्ती रिपीटिंग हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये क्या, ये वाली संख्या किस में आएगी, ये वाली संख्या आवर्ती संख्या में। इसकी आवर्ती क्या हो रही है, बार बार हो रही है। इसकी आवर्ती क्या हो रही है, बार बार, मतलब कोई भी इसमें डिजिट है बार बार वही आ रहा है। 5/6 क्या हो गई, आवर्ती संख्या हो गई, जिसका मान अपने लोगों क्या निकाला था, 5/6 का मान क्या निकाला था आपने, 0.8333333। आप बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0.83 बहुत बार आ रहा है ना, तो 3 को आप ऐसे बार लगा सकते हो, ये 3 बहुत, केवल 3 के ऊपर, इसका मतलब ये है कि 3 जो है बहुत बार आया है, 3 बार, 0.83 बार, ठीक है बच्चों। ये समझिए ना आवर्ती संख्या क्या होती है, किसी भी नंबर की बार बार आवर्ती होती रहे, ठीक है। जैसे जरूरी नहीं एक ही संख्या की होती रहे, जैसे कोई संख्या आपको पॉइंट में पूछा जाए, आपके पेपर में आ जाए, आपसे कोई नॉर्मली पूछ ले, बताइए 0.5721 5721 5721, तो आप देखेंगे 5721 5721 5721, बार बार वही आ रहा है, बार बार वही आ रहा है, बार बार वही आ रहा है। तो ये क्या हुई, आवर्ती संख्या हो जाती है। जरूरी नहीं एक ही डिजिट आए, 2 3 डिजिट मिला के भी बार बार आ सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहली, आवर्ती संख्या कहलाएगी। और अनावर्ती संख्या क्या होती हैं, अब इससे आप अनावर्ती समझ सकते हैं, जिनमें कभी 2 आ जाए, फिर 3 भाग करो, फिर 3 आ जाए, समझ रहे हो ना। अनावर्ती संख्या क्या होती है, जैसे ठीक, अनावर्ती संख्या यहाँ लिख लेते हैं, जैसे पाई है, √2 √3 √5, ये सभी क्या होती हैं, अनावर्ती संख्याएं होती हैं। क्योंकि पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 3.1415, और ऐसे आगे चलते जाते 92। देखो आप देखो, पहले 1 आया, फिर 4 आया, फिर 1 आया, फिर 5 आया, फिर 9 आया, फिर 2 आया। इसकी कोई आवर्ती है, इसकी कोई आवर्ती नहीं है। इसकी आवर्ती होगी वो आवर्ती में कहलाए, जिसकी कोई आवर्ती नहीं, कभी 4 आ जाता है, कभी 1 आ जाता है, कभी 2 आ जाता है। तो पूछा गया है ये जो पाई जो है आवर्ती संख्या है अनावर्ती संख्या है, तो आप क्या कहोगे, अनावर्ती संख्या है। आसान तो है, आसान तो ये होगी, आसान तो ये दोनों होंगी, आसान तो ये दोनों होंगी। लेकिन अगर आप उसके अंदर पूछा जाए कि आवर्ती अनावर्ती क्या होती है, तो आप बताओगे कि अनावर्ती क्या होती है और आवर्ती क्या होती है, ठीक है। पाई है, आपसे √2 का मान पूछा जाए, √2 का मान पूछा है, √2 का क्या होता है मान, 1.4142, ऐसे आगे चले 1.4142, ठीक है। और ये अभी और आगे चलते हो, ठीक है। यदि आप देखो 4 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 4, फिर 2, फिर ये, इसका कोई वो नहीं है कि कभी 4 भाग कर रहे हैं, पूछा जाए कि ये जो संख्या जो है √2, आप डायरेक्ट पूछा जाएगा √2 आवर्ती संख्या अनावर्ती संख्या, तो आपको अनावर्ती संख्या है, ठीक है। ऐसे आपसे पूछा जाए √3 का मान होता है 1.73205080, ठीक है, ठीक। अनावर्ती बच्चों समझ में आ गए, कोई दिक्कत हो, कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मुझसे बोलने से रह जा रही हो, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग वीडियो है, आप लाइव तो है नहीं कि आपके क्वेश्चन अटेंड कर पाऊँ, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, अपने टॉपिक कितने हो गए, 10 ये हो गए, ठीक है, 10 ये हो गए। इसके बाद मैंने आपको बताया दशम संख्या क्या होती हैं, तो संख्या का शांत संख्या का पार्ट होता है, एक शांत संख्या का पार्ट होता है। उसके बाद आती है आवर्ती संख्या, फिर आती है अनावर्ती संख्या, ठीक। इसके बाद आता है परमेय संख्या, ठीक। क्या आता है, परमेय। आप हो सकता है कुछ बच्चे से पहले पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है, इसे दोबारा पढ़ें और समझें। हो सकता है आप भूल चुके हों, लेकिन ये नॉलेज 10वीं में होना चाहिए। यही बातें हैं जो बताती है कि कौन बच्चा टॉपर है, कौन कैसा है, ठीक है। सवाल तो कर ही लोगे आप, सवाल सब बच्चे कर लेते हैं। इसके बाद सवाल ही कराएंगे, पहले बेसिक नॉलेज देनी ज़रूरी होती है, ये आपका नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं परमेय संख्या। परमेय संख्याएं क्या होती हैं, रेशनल नंबर, परमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, लिख लेना जरूरत हो तो, रेशनल नंबर, ठीक है, लिख दूँ क्या मैं, RATIONAL, रेशनल
इन सब की आप डेफिनेशन अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जो मैंने बताई, जो मैं बोल रहा हूँ, कि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो। एग्जाम्पल तो मैंने लिखा ही है, मैंने समझाया भी क्या क्या होती हैं, तो आप इनको अपनी लैंग्वेज में इनकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं आराम से, कि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना हो, पढ़ने में आपको एक ही बार में समझ में आ जाए कि क्या होती हैं। ठीक है, तो देखो, अब देखो रेशनल नंबर क्या होती हैं, परिमेय संख्या क्या होती हैं। तो बच्चों देखो, जो शांत संख्याएं होती हैं, ठीक, और जो आवर्ती संख्याएं होती हैं, जो शांत संख्याएं होंगी और जो आवर्ती संख्या होंगी, वो सभी क्या होती हैं, परिमेय संख्या में आती हैं। जैसे मैंने आपको लिखाया, मैंने आपको यहाँ से लिखाया 5/3। बताइए परिमेय संख्या है या नहीं, परिमेय संख्या है या नहीं। तो आपने लिखा 5/3, 3 से 5 को काटा, 3 एकम 3 बचे 2, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 छक 18, 2 बचे, 3 छक 18, फिर से आप करोगे 3 छक 18। तो आप देखो ये आवर्ती में जा रही है ना, बार बार इसका आ रहा है, आवर्ती में जा रही है। तो जो शांत संख्याएं, परिमेय संख्याएं होंगी, जो आवर्ती में आती हैं संख्याएं वो भी, प्लस जो शांत संख्याएं होती हैं वह भी, दोनों संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आपसे पूछा गया बताइए 5/2 परिमेय संख्या है या नहीं। आप ये नहीं है सभी जो अपॉन में संख्याएं होती हैं वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी बटे में जो संख्या होती है सभी परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, केवल आवर्ती संख्याएं और शांत संख्याएं जो होती हैं वही होती हैं क्या, परिमेय संख्या। ठीक, समझ में आ गई ना। ठीक, जैसे एक मैं आपको एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूँ, 7/15। क्या लेके दिखा रहा हूँ, 7/15। आपसे पूछा गया पेपर में 7/15 बताइए परिमेय संख्या है या नहीं। तो 15/15, 7 को भाग करो, पॉइंट लाया, क्या बढ़ाया, 0 बढ़ाया, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, तो 15 चौका 60, कितने बचे, 10 बचे, पॉइंट लगाया, फिर 0 लगाया, 15 छक्का 90, कितने बचे, 10 बचे, पॉइंट लगाया, 0 डाल लिया, 15 छक्का, तो इसकी आवर्ती होने लगी बार बार। तो 15 के साथ परिमेय संख्या है, यानी 7/15 परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। 7/15 परिमेय संख्या है, क्यों है, यानी कि जो संख्याएं आवर्ती संख्याएं होती हैं और जो संख्याएं शांत संख्या होंगी वो दोनों संख्याएं क्या कहलाती हैं। आप इसकी डेफिनेशन लिख लेना, ये दोनों संख्या क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, यानी रेशनल नंबर कहलाती हैं। अब अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जो अनावर्ती संख्या होती हैं वो क्या होती हैं, जो अनावर्ती संख्याएं होती हैं नंबर 11 था शायद, ये नंबर 11 था, नंबर 11। नंबर 12 की बात करते हैं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। आप बच्चों इनकी डेफिनेशन लिख लेना जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, शांत संख्याएं व आवर्ती संख्याओं को मिलाकर बनी सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहलाती हैं। आप अपनी भाषा में लिख लेना, लिखने को फिलहाल डेफिनेशन नहीं आती है, आपको अपने दिमाग में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको डायरेक्टली पूछते हैं, आप काट के देख लो, आप बता दो परिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, ठीक, तो इसकी डेफिनेशन आप लिखो, अपरिमेय संख्या वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं जिनकी अनावर्ती हो, यानी जिनके अंदर ना ये जो मैंने यहाँ लिखवाया था, ये सभी क्या होती है, अनावर्ती संख्याएं। अनावर्ती संख्या जो होती हैं प्लस अपरिमेय संख्याएं भी कहलाती हैं। तो इसका आप यानी कि रूट पाई पूछा जाए आपसे, ठीक है, रूट पाई, रूट 2, रूट 3, रूट 5, ये सभी क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जो आपसे ऐसे पूछा, जरूरी नहीं कि रूट में सभी जो होती हैं वो अपरिमेय संख्या, आपसे पूछा जाए कि रूट 4 बताइए परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या है, रूट 4, रूट 4 परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। तो आप क्या जवाब दोगे, आप देखो रूट लगा हुआ है तो हो सकता है यह अपरिमेय संख्या हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि रूट लगा हो तो अपरिमेय संख्या होगी, ऐसा कुछ नहीं है कि रूट लगा हो या अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, रूट 4 की वैल्यू होती है 2। कैसे, देखो रूट 4 को आप लिखोगे 2 × 2, 2 दूनी 4, जब आप इसके फैक्टर बाहर निकालोगे तो बाहर निकल क्या आएगा 2, तो ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अपरिमेय संख्या नहीं है, क्या है, परिमेय संख्या है। रूट 4 एक क्या है, परिमेय संख्या है। आपसे पूछा जाए कि बताइए रूट 9 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या रूट 9, तो आप करोगे देखो 3 × 3, 3 3 9 हो गया ना, 3 बाहर आ गया, ये क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई, नहीं हो गई। आपसे पूछा जाए रूट 10 अपरिमेय परिमेय है, तो आप देखो रूट 10 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो ये क्या हो गई, अपरिमेय, क्या हो गई, ये अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है बच्चों,
ध्यान रखना, ये क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, ठीक। अब बच्चों बात करते हैं इसके बाद, जैसे पूछा गया आपसे केवल 10 परिमेय या अपरिमेय, तो आपका वो परिमेय है। ठीक है, रूट लगाओ तभी ये आपको देख लेना है। ठीक है ना, आपसे पूछा गया रूट 25 परिमेय या अपरिमेय, तो आप देखोगे 5 गुणा 5 5 25, 5 बाहर आ गया, 5 आगे नहीं आ गया, तो ये क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरे 12 टॉपिक जो मैंने अभी आपको बताए हैं वीडियो में, जो आपको सबको समझ में आएगा, बच्चे देखना जरूर, इनको नोट जरूर करना। आप ये सोचे कि ये नहीं आएगा कि पेपर में अब मैं देखूँ ना, लेकिन ये आपको नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपसे कोई बेसिकली पूछ ही लेता है कि बताइए ये क्या है, तो आप ये 12 टॉपिक हैं, बस यही 12 हैं। इसके बाद जो बात करते हैं वास्तविक संख्या है, बस ठीक है। इसके बाद जो बात करते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक, वास्तविक, अब अपना चैप्टर पे आ गए हैं स्टार्ट। अब आप थ्योरी भूल जाइए, थ्योरी जो मैंने आपको बताई आप तो लिख तो लिया होगा ना। इसके बाद बच्चों बात करते हैं अपने लोग, आप इसे जोड़ लेकर उतार भी सकते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, जो आपका चैप्टर का नाम है। अब आपका यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है, यहाँ से आप सवाल करेंगे, आप बेसिक नॉलेज ले चुके हैं। आप वास्तविक संख्याओं की किसकी बात करते हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो बच्चों जो मैंने अभी तक आपको 12 टॉपिक बताए थे, 12 टॉपिक बताए थे, क्या क्या बताया था, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, पूर्णांक, अभाज्य संख्याएं, संयुक्त संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। ठीक है, विषम संख्याएं दशमलव में आपको बताएं, शांत संख्याएं, अशांत संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वो सभी क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी जितनी संख्या होंगी रियल नंबर, सभी संख्याएं वो कहलाती हैं। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर था वास्तविक संख्याएं, ये मैंने अभी आपको आज बेसिक नॉलेज दी है वास्तविक संख्या। अब आपका चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से मैं आपको सवाल कराऊंगा, अच्छी से आप देखना, आपको अच्छे समझ में आएंगे, कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। मैंने जो थंबनेल में लिखा है 90% मार्क्स आपके मैथ में आएंगे। अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करोगे तो आप हर वीडियो को देखोगे अच्छे से, आप मुझे साथ लगे रहोगे, मैं भी आपके साथ लगा रहूँगा, बढ़िया करके वीडियो आप देखते रहोगे। हर वीडियो को समझ में ना आएगा तो उसे फिर से देखोगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी दी हुई नॉलेज, ये जानकारी समझ में आई होगी। आप वीडियो को रोज़ देखें, डेली देखें, कि मैं अपने चैनल में वीडियो डेली अपलोड करता रहूँगा। और आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ज़रूरतमंद जिन्हें आपको ज़रूरत लगती हो कि हाँ उन्हें हाई स्कूल में वो हैं, उन्हें पढ़ने की ज़रूरत है, तो उनकी ये वीडियो शेयर भी करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।